उस बीच सैलरी आना और हम लोग को पैसा देना बहुत मुश्किल था। तो दोस्त हैं, भैया लोग हैं जितने, वो बहुत हेल्प किए कि मतलब रहने के लिए। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था मैं कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा आपको नाम नहीं मिलेगा। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने सेल्फ स्टडी करके मैंने पढ़ाई करके ही डीएसपी बना हूँ। और आपके सामने एक उदाहरण साइन लगा दिया था कि हमको ये हमको भूलेगा, इसको रटना है। तो मैंने पूरा एकदम, आप कहीं से पूछते तो मैं डायरेक्टली रूप से पूरा बता देता। इतना कमांड बना लिया था। और नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं अभय वर्मा सर, जिनका यूपीपीसीएस 2023 में 31वीं रैंक 31 रैंक के डीएसपी के पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, जो हमारे व्यूवर्स इनको आप बताएं अपने विषय में कुछ, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, कौन सी पढ़ाई करी है, इसके विषय में। सर मेरा होम टाउन निचलौल है, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में। और मैंने 2016 में इलाहाबाद आया, यहाँ 3 साल बीए किया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन में 2019 से लग गया। उसके बाद 2021 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें मैंने मेंस प्री क्लियर हो गया, मैंने मेंस लिखा था, मेरा मेंस नहीं हुआ। फिर 22 में दिया तो 22 में भी पीटी रुक गया, 23 में दिया हूँ तो पूरा क्लियर हो गया है। अच्छा, हम दोस्तों आप सभी लोग को बताएं कि ये आप सभी लोग के ही प्रश्न हैं, हम आप सभी लोग के हिसाब से कर रहे हैं प्रश्न, ताकि आप सभी लोग के कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बाकी कुछ वीडियोस में हम लगातार कुछ और भी प्रकार से प्रश्न रखेंगे। अभी कुछ वीडियो में सीक्वेंस में आपके ही प्रश्न में चलेंगे, आपके ही दुविधा अनुसार में। जानना चाहेंगे कैसे छात्र थे आप स्टार्टिंग से पढ़ने, मतलब डीएसपी लायक छात्र थे कि कमज़ोर थे, फिर अचानक से तेज हो गया, ऐसा कुछ क्या सीन था? नहीं, देखिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट था। अगर क्लास में 50-60 बच्चे होते थे तो मेरी रैंक 18, 19, 20 रहती थी। 9 तक तो यही था। फिर 10th में जब मैं आया तो एक सर मुझे मिले, अरविंद सर। उन्होंने पूरा लाइफ चेंज कर दिया। मैं उनसे मैथ पढ़ता था, तो मैथ में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद मेरा 70 में 70 में लाया पूरे क्लास में, मतलब पूरे स्कूल में कोई नहीं लाया था मैथ में। और मेरा मतलब इंग्लिश बहुत ख़राब था। 9th में मैं फेल हो गया था इंग्लिश का, जो टेस्ट है, सीजनल टेस्ट होता है, उसमें फेल हो गया था। तो उसके बाद से टेस्ट 10th तक नॉर्मल था सब कुछ। फिर 11 में एक राहुल सर, एक है हम लोग के लोकल में टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनसे फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए, बहुत अच्छा पढ़ाया। तो वहाँ 12th तक सब ठीक था। फिर आया इलाहाबाद, वहाँ मैंने बीए किया। तो नॉर्मल मतलब क्लास फर्स्ट ईयर में बस किया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत नहीं किया जी। उसके बाद से फिर अपना रूम पे सेल्फ स्टडी करने लगे। अब जानेंगे हम लोग कि आपका माध्यम कौन सा था, और प्लस आपका ये कौन से नंबर का मेंस और इंटरव्यू रहा? ये मेरा माध्यम इंग्लिश था, मेंस में इंग्लिश था। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 2nd मेंस था। अच्छा, 3rd अटेम्प्ट है, 2nd मेंस और पहला इंटरव्यू? जी, पहला इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है। कहीं कोचिंग किया है आपने, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी प्रकार? नहीं सर, मैंने कोचिंग कहीं नहीं की। ऑनलाइन भी नहीं, ऑनलाइन। तो फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम, संस्था के माध्यम कैसे पढ़ा? सर, मैंने यूट्यूब का, जैसे मुन्नाल सर है, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने वहाँ से तैयार किया। इकोनॉमिक्स मुन्नाल सर से तैयार किया। फिर एक सुब्रा रंजन मैम का, एक ऋषिकेश दुलात सर का, उनका नाम थोड़ा टफ है, तो उनसे मैंने इन्वायरमेंट पढ़ा था। और सोसाइटी एक विजन की मैम है, तो उनका मुझे कुछ वीडियोस मिल गए थे टेलीग्राम पे, तो उनसे मैंने सोसाइटी पढ़ा था। अच्छा, हाँ, तो यही चैनल आपने फॉलो किए थे। आगे अभी हम लोग और भी स्टडी और डिटेल्स में जानेंगे सारी चीज़ों को। क्या सिविल सर्विस के लिए कोचिंग करना जरूरी है, या घर से ही सफलता मिल सकती है? एकदम ईमानदारी से इसके विषय में आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है छात्रों के लिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा आपको नाम नहीं मिलेगा। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने सेल्फ स्टडी करके मैंने पढ़ाई करके ही डीएसपी बना हूँ। और आपके सामने एक उदाहरण। जी, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस क्लास तक की? क्या एनसीईआरटी हम तो कहेंगे, अगर जिसका बेसिक तैयार है, अगर नहीं पढ़ेगा तब भी चलेगा। अगर जो स्टार्ट कर रहा है, एक बार पढ़ ले कि उसको पता चल जाए एक्चुअल में हुआ क्या था। जो मान लीजिए बीटेक का लड़का है या फिर मेडिकल साइंस का है, तो उसको पता ही नहीं कि हिस्ट्री में हमारे क्या क्या हुआ था, किस सीक्वेंस में हुआ था। फिर पॉलिटी में पता ही नहीं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका पार्लियामेंट, इनका काम क्या है। तो ये चीज़ है कि हमको एक बेसिक, वो मूलभूत हमको ढांचा प्रोवाइड करा देता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गए,
स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, तो फिर हम उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा, तो वो जो एनसीईआरटी की बुक है वो कौन सी होनी चाहिए, आप डिस्कस करते हैं? जैसे एक मोनाल सर बताते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की है, तो इकोनॉमिक्स के लिए वो बहुत अच्छी है। फिर क्लास 11th का ज्योग्राफी का बुक है, वो एकदम मतलब मस्ट है, उसको फॉलो करना ही करना है। और सर मैंने बहुत एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, यही 2-3 एनसीईआरटी पढ़ा। 2-3 एनसीईआरटी। फिर बेसिक बुक्स कौन कौन से पढ़े थे आप? मैंने स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए पढ़ा था, और मैंने मुन्नाल सर का जो उस पर प्रतीक नायक सर का वीडियो, उसको पीपीटी का मैंने नोट्स बना लिया था। तो उतना बस एक बार उनसे पढ़ा, उसके बाद से रिवाइज करता था। और बाकी एक लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा। एंशिएंट शुरू में क्या था कि मेरा एंशिएंट ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था, तो उसके लिए मैंने एस.के. पांडे पढ़ा हुआ था। तो यही चीज़ें आपने पढ़ी थी। चलिए, प्री और मेंस की डिटेल जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या आपने किसी भी एग्ज़ाम मतलब ग्रुप सी या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी की या एग्ज़ाम दिया, ऐसा कुछ किया? हाँ, पहले था कि मतलब मुझे क्या था कि पहले एक जॉब लेना है। फिर क्योंकि बड़ा इसमें अनसर्टेन होना है कि कभी प्री नहीं होगा, कभी मेंस में आदमी चढ़, कभी लास्ट में, तो ये था कि मुझे एक लेना था, तो मेरा भी लेखपाल में चयन हुआ है। अच्छा, लेखपाल के लिए भी बहुत ढेर सारी बधाई है। धन्यवाद। तो लेखपाल में मैं 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ। तो जब मैं आया आंसर की से मिलाया तो मेरे 85 हुए। तो उसके बाद मैं ये सोच लिया कि मेरा हो जाएगा। तो मैं बस वहीं से ग्रुप सी बंद कर दिया कि अब नहीं देना कोई भी एग्ज़ाम, अब मुझे सिर्फ पीसीएस देना है। फिर जनवरी में मैं दिल्ली चला गया, वहाँ भैया थे तो उनके पास चला गया, वहीं जाके तैयारी करने लगा। प्री दिया, फिर मेंस वहीं दिया, साथ में अरुण भैया थे, दोनों लोग साथ में किए। फिर इंटरव्यू के टाइम मैं यहाँ आया, अभी यहीं पे हूँ। आपसे बहुत सी जानकारी लेनी है अभी हमारे व्यूअर्स के लिए कि पहली बार के ही मतलब चीज़ों में आपका सिलेक्शन हो गया, तो कैसे लिखा आपने, क्या, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सबसे बड़ा योगदान आपकी सफलता में किसका रहा आपके जीवन में? जी, अगर मैं कहूँ तो 2 लोगों ने मतलब पूरा लाइफ चेंज कर दिया। अगर मैं नहीं मिला होता तो शायद मुझसे ग्रुप सी भी नहीं निकलता। एक रवि कुमार रंजन है, जो अभी यूपीपीसीएस 2017 में सिलेक्ट है, बीडीओ पद पे हैं कसिया में। तो उन्होंने, जैसे उनका मीडियम इंग्लिश था और मेरा हिंदी था, मैं आया हिंदी में लिखा, हिंदी में पढ़ता, नोट्स वोट्स सब हिंदी बनाया था। तो वो आए कहे यार देखो हिंदी में सिलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हिंदी का रिजल्ट 2018-19 में रिजल्ट नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा देखो कि आगे और टफ होगा, तो इससे अच्छा है चेंज कर लो। तो वो 16 अक्टूबर 2019 को मेरे रूम पे आए, बोले, और मैं जब वो गए लिखने 18 का मेंस, मैं विदिन मतलब 1 घंटे में मैंने चेंज कर दिया। और ओनली आईएएस एक चैनल है, तो आपको पता होगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ मत करो, इसको सुनो, धीरे धीरे तुमको कि कैसे होगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे, शुरू में 1 साल तक बहुत दिक्कत हुआ कि मतलब बेसिक मीनिंग नहीं पता था। मैं सर्च करके गूगल से, डिक्शनरी से, ऐसे कर करके पूरा अपना इंग्लिश तैयार किया। और फिर इंग्लिश में मैंने तैयारी, पेपर वगैरह आपने दे दिया। चलिए, किन परिस्थितियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अंतिम रूप से चयनित होने तक? क्योंकि छात्र भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इनको मन में भ्रम रहता है, सोचते हैं कि बड़े रईस और पैसे वाले लोग ही सिलेक्शन पाते हैं। तो कैसी उस वैसी स्थितियां भी, या किस प्रकार से कैसे क्या क्या रही? जैसे मेरे पिताजी अभी रोडवेज में बस कंडक्टर हैं। तो क्या हुआ था कि 2019 में कुछ विभागीय कारण में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो 8 महीने तक मतलब वो सस्पेंड थे। तो उस बीच सैलरी आना और हम लोग को पैसा देना बहुत मुश्किल था। तो दोस्त हैं, भैया लोग हैं जितने, वो बहुत हेल्प किए कि मतलब रहने के लिए। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था मैं कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज का दाम पता ही आपको कितना महंगा है। तो मैं टेलीग्राम था, कुछ पीडीएफ वहाँ से मिलता था, या फिर एक भैया थे प्रसून भैया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे मेक आईएएस का, उनका पीटी नहीं निकला। तो बोले ऐसा करो, तुम हम टेस्ट लाए थे, तुम लिख डालो सारा। तो मैंने क्या किया, उनके नाम पे अपना टेस्ट सीरीज लिख दिया और कॉपी चेक करा लिया। तो फिर इतना मेरे मतलब उस टाइम इतना पैसा नहीं था मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, लेकिन उनके टेस्ट में मैंने लिखा अपना और चेक करा के फिर मैं देखता रहता था। बिल्कुल काफ़ी संघर्ष आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, ऐसा लगता है भूल गए हैं, अब हमको याद नहीं है वो चीज़। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होती थी? एक सेलेक्ट जो हो गया है डीएसपी भाई, उनके साथ भी ये चीज़ें होती थी? बिल्कुल होती थी, वो चीज़ें सबके साथ होती हैं, क्योंकि यही अधिकांश छात्रों को परेशानी है कि मुझे याद ही नहीं मेरा क्या चयन होगा। जी जी, क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा, तो फिर जैसे आर्टिकल मैंने मान लीजिए पढ़ा 53 और 54, फिर घूम रहा हूँ तो याद कर रहा हूँ कि 53 क्या है, तो लगता था कि अरे यार ये तो 54 है। फिर आके देखा तो दोनों नहीं है, तो ये होता था। ये सारी चीजें तो लेकिन इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप जितना रिवीजन करेंगे
हमारे माइंड में वो उतना ही जाएगा, और एक समय बाद आएगा कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए पीटी में आदमी याद करके ऑप्शन देख के लिख देता है, लेकिन मेंस में पूरा आपको लिखना है, कितना याद है आपको। तो उसके लिए है कि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा कि जितना रिवीजन हो सके। या फिर आप कोई शॉर्टकट अपना की बना लेते हैं, चीट कोड, कि याद करने के लिए तरीका, आप कोई कोडिंग कर लिए तो उससे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, आप इंग्लिश माध्यम से हैं, आपसे जानना चाहेंगे अंग्रेजी में पेपर कैसे लिखते हैं, उसे जैसे ग्रामेटिकली रूप से लिखते हैं कि चीज़ों को रट के लिख के देते थे मेंस के पेपर में, कैसे इंग्लिश का पेपर? नहीं, रट के तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आदमी फिर रटेगा फिर सोचेगा तो उतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये है कि मेरा भी इंग्लिश बहुत मतलब, अब बता रहे हैं क्लास 9 में मैं फेल हो गया था तो आप सोच सकते हैं। और वैसे मेरा हिंदी माध्यम है, बीए भी हिंदी में किया है। बस एक दिन एक भैया मिले, ईश्वर के रूप में मिले और चेंज कर दिया। मैंने 12th पास मूवी वाला जो सीन था उसमें भी एक लोग मिले थे उनको, जो है तो वैसे ही मिले। अगर वो नहीं मिले होते तो मैं शायद इतना बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मिले, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बता रहा हूँ कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नहीं पता था कि इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में इतना मतलब दिक्कत हुआ था। लेकिन ये है कि ग्रामेटिकली ये है कि आपको एक तो सेंटेंस हम लोग को पैसिव वॉइस में लिखना होता है, तो आप मतलब सेंटेंस को एक बना लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ हो रहा है तो उसको आप ट्रांसलेशन एक बार क्या कि हिंदी में कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिए अच्छा ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन कि अगर पास्ट में है तो वाज वर लगेगा, वर्ब थर्ड, अगर फ्यूचर में होगा तो विल बी, शैल बी। ऐसे तो प्रैक्टिस करने पे, और वैसे भी हम लोग को सेंटेंस नहीं लिखना है, हम लोग को लाइनिंग, हम तो ऐसे लिखे थे कि पॉइंट वाइज लिखते थे, एक पॉइंट लिखे फिर एक एग्जाम्पल, तो ऐसे करके फिर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आदमी अपना माध्यम चेंज करना चाहे और माध्यम चेंज भी करना है, उसके बाद अंग्रेजी में कमांड बनानी है, फिर सभी जीएस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शनल और तमाम चीज़ें हैं, तो ये कैसे हो पाता था? मतलब इंग्लिश कैसे आपने फिर मैनेज करा था इसको? नहीं, इंग्लिश मैं क्या करता था कि इतना मुझे पता था कि एक्चुअल में होता क्या। इंग्लिश नॉर्मल मैं पढ़ लेता था, इतना नॉलेज था। तो जब मैं सर नोट्स बताते तो मैं उसको 1.56 पे वीडियो चलता था, मैं नोट्स बनाता रहता था, फिर नोट्स को पढ़ता था। तो उसमें कोई मीनिंग है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मीनिंग सर्च करके पेंसिल से वहीं लिख लेता था, नोट्स बना लेते थे। उसी में जहाँ नोट्स है उसके नीचे छोटा सा लिख देता, 2-3 बार देखता फिर उसको मिटा देता था कि फिर मुझे कि हाँ ये उस तरह क्या होगा कि बस देखा तो हिंदी देख लिया, अच्छा ये होगा, तो ऐसे मैंने रहता था। अब मेंस और इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट के लिए आप क्या सोच रहे थे कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या दुविधाएं थी मन में? ये था कि ये सपना, कई बार सपना भी देखा कि हो गया मेरा, मतलब मैं एसडीएम बन गया, और कई बार ये होता था कि नहीं होता था तो उदास बैठा हूँ। फाइनली ये होता था कि लिस्ट में नाम आना चाहिए, क्योंकि तैयारी मैंने की थी, अच्छी की थी, लिस्ट में नाम आना चाहिए। लेकिन ये होता था कि मान लो नहीं, पोस्ट कम है, नाम नहीं आया, अच्छे पढ़ने वाले लोग नहीं हो रहा। असल में मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उसमें सब डिस्कस करते थे, तो कोई सिलेक्ट था ऑलरेडी डीएसपी, कोई कहीं सिलेक्ट था, तो मुझे होता था कि ये लोग सिलेक्ट है, इनका होगा कि मेरा होगा। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया तो मेरे भाई साहब देखे, तो फिर और हमारी आपकी लोक सेवा पे मुलाकात जी आपसे मुलाकात हुई, आपने बहुत मतलब अच्छी बात कही, तो उसके लिए धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे सामाजिक गतिविधियों से कैसे बचते थे आप? जैसे सोशल मीडिया हो गया, दोस्त यार कहीं घूमने कहीं चले जाते थे तो आप भी चले जाते थे वहाँ, ऐसा लगता था मन नहीं लग रहा यार अब चलें, पढ़ना चाहिए, समय ऐसे जाता था, इन सब चीज़ों का कुछ यदि था तो बचते कैसे थे, नहीं था तो नहीं था? इसे बहुत मतलब ये था भी सुबह उठना है, पढ़ना है, अगर हो गया तो दिन भर पढ़ा है अपना, 7-8 बजे तक दिया है। हाँ, अगर खाना वाना कहीं बन रहा है भैया लोग के साथ में तो खा लो, नहीं तो एक्स्ट्रा मतलब हमको लग नहीं रहा है कि हम कभी घूमने निकले हैं। कि जैसे कई लोग कहते हैं चलो सिविल लाइन घूमा, तो ऐसा मेरे अंदर कभी नहीं था। काम हुआ तो गया, नहीं हुआ तो रूम पे हूँ, सो लिया या पढ़ लिया या फिर थोड़ा मूवी देख लिया, बस। घूमने वाला मेरे साथ इशू नहीं था। अच्छा, चलिए ठीक है। और वन लाइनर क्वेश्चन पर कमांड कैसे करें? और 2-3 बार से लोगों का प्री नहीं निकल रहा है तो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं अगले प्री देने में, मतलब डर जैसा हो जा रहा है कि अब इस बार भी नहीं निकलेगा यार, तो उसके लिए क्या उनके लिए सजेशन? सर देखिए, प्री का हमको लगता है एक ही रामबाण है, वो है घटना चक्र, आपको पता ही होगा। तो घटना चक्र हम तो कहेंगे कि आदमी एकदम उसको जैसे कि एकदम रट्टा कर ले, कि मतलब हम कहीं पेज खोले, पूछे ये क्वेश्चन बताओ तो बता दे, इतना अगर कमांड है। तो कौन सा घटना चक्र? घटना चक्र का पूर्वालोकन जो आता है, सीरीज पूरी उसकी सेट। मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ के सारा किया था, इन्वायरमेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 5 बुक है उसके मैंने मतलब बहुत अच्छे से किए थे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का तो उसको मतलब मैंने इतना किया था कि मैं पूरा रट गया था।
कोड बना लिए, जो नहीं याद आ रहा कोड बना लिया, जो एकदम नहीं आ रहा उस पर साइन लगा दिया था कि हमको ये हमको भूलेगा, इसको रटना है। तो मैंने पूरा एकदम, आप कहीं से पूछते तो मैं डायरेक्टली रूप से पूरा बता देता। इतना कमांड बना लिया था। और लूसेंट है, तो कुछ चीज़ें हैं जो लूसेंट में वन लाइनर मिल जाएंगे, तो लूसेंट है। तो इतना मैंने किया था। वन लाइनर पे कमांड कैसे करते थे, याद करते थे उसको, क्या करते थे उसका? 2-3 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़, मतलब अगर 10 लाइन मैंने पढ़ा तो 7-8 लाइन याद हो जाएगा, या फिर 4-5। लेकिन आप बार बार एक ही चीज़ को करेंगे तो 10 की 10 लाइन आपको याद होनी है। और पीटी में यह है कि आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड रहता है, तो उतना से आप करके वन लाइनर। अच्छा, ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने अपने लिए कोई प्लान बी भी रखा था कि सोचे थे कि करेंगे तो सिविल सर्विस ही और बाकी नहीं होगा तो ईश्वर देखा जाएगा, या फिर सोचा था ऐसा कुछ भी कि नहीं भी होगा तो ये हम कर लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, प्लान भी तो ये था कि अभी जब तक पापा बोले कि जब तक पढ़ना है पढ़ो, तो ये था कि मैं पढ़ाई करता था। बाकी प्लान भी था कि एक, इसीलिए मैंने ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया कि बैकअप में रहे, बाकी देखा जाएगा। हाँ, मेरे अंदर तो ये था। अब ये है कि अब यूपीएससी देना है, हुआ ना हुआ वो बात की बात है, लेकिन मन से 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से देना है। ये तो कुछ हो गए बेसिक से प्रश्न जो हमारे छात्रों के लिए थे। अब प्री मेंस इंटरव्यू के थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं, आपकी रणनीति क्या थी प्री मेंस और इंटरव्यू को लेकर के। अब हम लोग प्रीलिम्स में देखते हैं कि आपने क्या क्या और कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इससे क्या है कि अगर आपका हिस्ट्री क्लियर है, कि आपको ये ना बताना पड़े कि ये कब हुआ था, तो इतना अगर क्लियर है, या तो पहले बेसिक पढ़ लीजिए तो इससे पता हो जाएगा क्या हुआ था। उसके बाद आप आ जाइए घटना चक्र पे, उसको आप एकदम जो हिस्ट्री का पूर्वावलोकन है उसको एकदम आप रट जाइए। और फिर उसके बाद PYQ, जैसे आयोग क्या करता है, APS कराता है, ये सब क्वेश्चन उसमें नहीं दिए होते हैं, तो उसको हम प्रिंट आउट निकलवा लिए थे और उसका सारे क्वेश्चन कर लिए थे। मान लीजिए जो अभी हाल ही में जो भी एग्जाम कराया है, जैसे जुडिशरी का कराया था हम लोग को पहले ही, तो हमने उसके सारे GS के क्वेश्चन निकाल लिए, प्रिंट आउट करके देख लिए, तो कोई नया क्वेश्चन तो नहीं। लेकिन हर बार आपको 4-5-10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे आयोग के, तो उसको मैंने तैयार कर लिया था। तो ऐसे मैंने मतलब किया। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा आपने इसकी कौन किताबों में और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, ये चीज़ें थी? प्री और मेंस अलग अलग तैयार किया था कि एक साथ ही तैयार किया था? यदि एक साथ ही तैयार किया था तो प्री में हट करके और भी चीज़ें क्या पढ़ी थी प्री के लिए? नहीं, मैं क्या था कि मेरे साथ प्री मैंने पहले ही तैयार किया पूरा। फैक्ट इलाहाबाद में यही दिक्कत है कि यहाँ लोग प्री पे फोकस ज़्यादा करते हैं, मेंस पे कम करते हैं। तो मैं प्री मतलब इतना था कि मैं फर्स्ट एग्जाम बैठा प्री निकाल दिया, और भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आया था। मेंस मेरा तैयार ही नहीं था। तो फिर वहाँ गया और मैंने कोई टेस्ट सीरीज लिखा ही नहीं था, गया बस बैठ गया, 7 लगे देने, तो 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन यही था। तो नंबर अच्छा का, लेकिन ऑन एवरेज मेरा 77 आया था। तो हमने कहा कि 15-16 में इतना आ रहा है तो 20 कर देंगे तो कुछ तो बढ़ ही आएगा। और 100-110 पे लोगों का सिलेक्शन हो रहा था GS में। तो फिर मैंने 1 साल पूरा मेंस देखा। हाँ, मेंस देखा। उसके बाद से 22 में लेखपाल का एग्ज़ाम था, उसी पीरियड में PCS का था। तो उसके बाद 2 नंबर से मेरा रुक गया था। तो फिर मैंने मेंस ही लिखा, मेंस तैयार किया उसके बाद। जी सर। अच्छा, PYQ कितने साल की लगाई जाए और टेस्ट सीरीज कब और कितना सॉल्व किया जाए? देखिए, PYQ तो एकदम कंपलसरी है, भी उसी से सारे क्वेश्चन रहते हैं। और PYQ का सबसे सीधा एग्जाम्पल है कि आप घटना चक्र लीजिए। अच्छा, एक ये भी प्रश्न था मेरे पास कि प्री के लिए घटना चक्र कर लें या 10 से 15 साल की PYQ? नहीं, घटना चक्र करिए। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन UPSC के रहते हैं, कुछ BPSC के रहते हैं, कुछ RAS के रहते हैं। तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन उस आयोग का इस आयोग में आ जाता है, तो ये बेनिफिट होगा। प्लस उसमें क्या है, 2000 का, 1996 का, 99 का क्वेश्चन सब मिल जाएगा हमको। तो उससे अच्छा है कि आप वही बुक घटना चक्र का पूर्वावलोकन करिए। अच्छा, कितना समय, जैसे आपने बताया कि हम पहले आए तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की है, उसी को निकाल दिए और मेंस तैयार ही नहीं था, तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए मतलब एक उचित समय कितना होना चाहिए? कितना पढ़ लेंगे इतने समय में प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा? अगर मेंस आपका ऑलरेडी तैयार है, नहीं तैयार है, मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा, मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा, तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग लड़का आ रहा है, बिल्कुल आप वाली स्थिति है, मेरी वाली स्थिति है, तो मुझे लगता है कि 7 से 8 महीने लगेंगे। अच्छा। अगर एकदम नया बच्चा है, आज जिसका सब्जेक्ट पे कमांड है कि उसको सब पता है, तो हमको लग रहा है वो 3 से 4 महीने में आराम से प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई सर। अब जानेंगे प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स के लिए आपके सोर्सेज क्या क्या थे और कितने समय तक का करंट अफेयर मोस्टली आपने पढ़ा?
देखिए करंट अफेयर के लिए 21 में तो मैंने केवल आई दृष्टि फॉलो किया था, इन 22 में जब उससे नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मैंने 23 में सोचा कि 2 सोर्स लूँगा मैं, एक से को होगा नहीं, तो मैंने वही घटना चक्र का दृष्टि जो आता है वो किया। और सर इस बारी प्रहार एक मैगजीन आई थी, 22 में ही निकाली थी, UPPCS 1 वाली, तो हम 3 लोग दे रहे थे भैया, मैं प्री के लिए तैयारी कर रहे थे, तो तीनों लोग उसको प्रिंट आउट पूरा निकलवा लिए थे और हम लोगों ने उसको कम से कम 10 बार पढ़ा होगा पूरा अच्छे से। हम लोगों ने घटना चक्र को देखा लेकिन प्राइमरी प्रहार को बना लिया, क्योंकि उसमें क्या था कि 3-4 हमको लग रहा है 3-4 करंट अफेयर को कंपाइल करके बनाया गया है, तो प्रहार बहुत हेल्पफुल किया, उससे हमको लग रहा है 17-18 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। अच्छा, तो बहुत वहाँ से, हाँ प्रहार से, तो प्रहार बहुत हेल्प किया, तो फिर अच्छा करेंट हम लोग उससे किए, वही से किए थे। सर जानना चाहेंगे अभी हम लोग सीसेट को लेकर, सीसेट की आपने तैयारी कैसे करी? सिर्फ PYQs लगा लिए थे प्रीवियस ईयर सीसेट के, या फिर कुछ और भी? सर सीसेट मैंने कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप मैथ के थोड़ा सा जानकारी था और रीजनिंग वगैरह, तो मैंने सीसेट कभी देखा ही नहीं, PYQ क्या है, गए अच्छा सीसेट है जाओ बैठ जाओ, तो ऐसे सीसेट हो गया, सीसेट हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा में, ऐसे और हिंदी के क्या सोर्स रहे आपके? ऐसे मैंने टॉपर्स की जितने कापियाँ हैं, ऐसे हमने रवि सियाग सर की जो कापी है और कुछ मैम जितने दृष्टि पे हमको जितना अवेलेबल मिला और भी साइट पे हम लोगों ने उस पर डाउनलोड किया, उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि स्टोरी एक हम लोग को चाहिए, तो हमने क्या किया कि जितना जैसे सिलेबस में हम लोग को ऐसे दिया है कि इस पे रहेगा, जैसे कृषि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से आना है, तो इंट्रो हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि कुछ भी आ गया एग्रीकल्चर से, हम लोग भूमिका यहीं से लिखेंगे, इंट्रोडक्शन यहीं से देंगे, तो हम लोगों ने एक स्टोरी बैकअप में तैयार कर ली थी। तो हम लोगों ने कुल 6-7 स्टोरी ऐसा बनाया था कि कोई आना है तो उसी जैसे पर्यावरण पे आ गया, इन्वायरमेंट पे, तो इस बार ग्लेशियर आया था तो मैंने लिखा भी था, तो मैंने क्या किया तो बना के रखा था कि आएगा तो लिखना इसी में से है, अब बीच का बॉडी जो वो मैं अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, आप GS 1st 2nd 3rd 4th के सोर्स क्या रहे और नोट्स कैसे बनाए आपने, और राइटिंग में भी अपने सुधार करी क्या आपने इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए मेरा एक सिंगल मेंस का एक सिंगल सोर्स था, मैंने शून्य IAS की, देखिए बुक्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी दिखाएंगे हम व्यूअर्स को लोग। हाँ ठीक है। शून्य IAS का मैंने 4 बुक मंगा लिया था, एक भैया हैं तो अच्छा, GS 1st 2nd 3rd 4th के शून्य IAS के। कहाँ की संस्था है ये सर दिल्ली की है, वहाँ इसका बहुत मतलब नाम है, तो भैया बोले कि एक शून्य आया है मार्केट में, ले लो बहुत अच्छा है, तो मैंने ले लिया। और मेरा मेंस का पूरा सोर्स यही है, मैंने इसी का शॉर्ट नोट्स बनाया, मैंने कहीं से और किसी बुक का मैंने वो नहीं समरी नहीं बनाया है, डायरेक्ट शून्य को ही पूरा फॉलो किया और शून्य से ही मतलब पूरा मेंस मैंने इसी से क्लियर किया। अच्छा, इसी से ही क्लियर किया था, और ठीक है बनाया आपने। राइटिंग में सुधार वगैरह भी करी? राइटिंग मेरा नॉर्मल था, तो सर स्पीड वहाँ इतनी ज़्यादा होती है कि राइटिंग या तो जिसका ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा उसके लिए ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल मेरी राइटिंग थी। तो आपने इंग्लिश मीडियम से मुख्य परीक्षा जो लिखा है, क्या आपके पेपर लिखने क्या तरीका थे, मतलब उसमें कुछ कोट वगैरह डालते थे, कैसे करते थे कि आपका मतलब बड़े अच्छे लोगों से जो है, मतलब आप भी ऐसी स्वीकारेंगे कि बड़े सीनियर लोग जो पढ़ने में हमसे भी काफ़ी अच्छे रहे होंगे, उनको आपने बीट किया, तो ऐसा क्या नया परिवर्तन जैसे क्या है कि अब अगर मान लीजिए एक आंसर लिखना है तो उसमें 3 चीज़ होता है, ये सबको पता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप 3 चीज़ यूज कर सकते हैं, ये मैंने टॉपर से देखा कि आप या तो कोई डाटा अगर कोई है तो डाटा लिखिए, करंट में अगर उससे कुछ हुआ तो करंट में लिखिए, या फिर उसका डेफिनेशन, तीनों में। तो मैं यही, अगर जिस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई मतलब रिसेंट का कुछ इंसिडेंट का क्वेश्चन है तो मैं फिर करंट से रिलेट करता था, स्टैटिक क्वेश्चन है तो उसको जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करता था। मेरा लिखने का तरीका यह था कि बॉडी में अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, कोई भी पॉइंट अपना दे रहा हूँ, उसको मैं एग्जाम्पल से सपोर्ट करता था कि एग्जाम्पल ये रहेगा, कोई डाटा आ गया तो डाटा लगा देता था, ऐसे मैंने पूरे कॉपी में लिखा था। पूरे कॉपी आपने लिखे हैं। असामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, शैली, मतलब जैसे आप GS 1st 2nd 3rd के पेपर लिख रहे हैं तो उसका तरीका किस प्रकार से लिखना चाहिए? जी सर, मैं वो लाइन मतलब पॉइंट वाइज लिखता था। अच्छा, पॉइंट वाइज, बस पॉइंट एक से मतलब मेरा पॉइंट 1 से 1.5 लाइन का, या फिर आधे लाइन का भी, कि ये चीज़ है। जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम्पल में कि रोडवेज या रेलवे में ये प्रॉब्लम है, या घाटा में चला है, फिर ऐसे। अच्छा, ऐसी चीज़ें। या पॉवर्टी का है तो पॉवर्टी इशू लिख देंगे,
फिर उसका एग्जांपल देंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इतनी परसेंट पॉवर्टी है हमारे इंडिया में। ठीक है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन में अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप लोग की अपेक्षा में ऐसा कुछ है कि आप लोग को डर लगता था कि हिंदी माध्यम वाला हमसे इसमें बीट कर सकता है, हम उसको इसमें बीट कर सकते हैं, ऐसा क्या है? इस बारी तो पूरा चेंज ही हो गया। इस बारी तो हिंदी मीडियम ने झंडे गाड़ दिए हैं। तो हिंदी मीडियम ही देखिए, हमने उनका रवि सर का देखा, हिंदी कॉपी देखा, तो सर वो उन्होंने 18वीं रैंक लाई है। तो वो उनका मैंने कॉपी देखा एकदम सेम, अगर मैं इंग्लिश में जो लिखा हूँ सेम उन्होंने हिंदी में लिखा है। अच्छा। या फिर वो उन्होंने हिंदी में लिखा, मैंने उसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, लिखने का पूरा तरीका वही है। तो मैंने देखा कि जब सर 18वीं रैंक हिंदी से ला सकते हैं तो इंग्लिश में फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पूरे 2023 के एग्ज़ाम में, इस बार ऑप्शनल हट गया, जो कि बहुत बड़ा रामबाण रहा लोगों के लिए, हिंदी माध्यम वालों के लिए खासकर, और बाकी सभी लोगों के लिए जो पहली बार दूसरी बार से दे रहे थे। इस बार ऑप्शनल हटने के बाद आपके सोर्सेस क्या क्या थे, कहाँ से आपने ऑप्शनल पढ़े और कैसे उसके नोट्स भी बनाए, तो कैसे बनाए? क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 24 के बाद मेंस भी लग जाएगा उसका प्री के बाद, तो बच्चों को बताएं कि ये सारी चीज़ें आपने कैसे करी। देखिए हम जी हम लोग जब मतलब 5th 6 आया तो पीटी निकला, हम लोग पीटी दे के आए, मिला लिया कि 96 हो रहा है तो हम कहे मेंस देते हैं। तो मार्केट में एक यूथ का आया था हिंदी में, तो उसको हम लोगों ने सोचा ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, तो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ लगा के उसको स्कैन करके मैंने कोई समय इंग्लिश में था ही नहीं, तो मैंने फ़ोटो खींचा, उसके बाद गूगल में डाला, उसको ट्रांसलेट करके देता था। हम लोगों ने उसको तैयार किया, लेकिन उससे फिर देखा कि इससे कुछ बनेगा नहीं, उतना ही स्ट्रांग नहीं था। तो हम लोग मार्केट में गए, देखे कि कोई बुक, तो देखे ध्येय IAS की एक बुक है वो आई थी, तो हम लोगों ने उसको देखा खोल के, तो अच्छा बुक था तो ले लिया। उसका जब पढ़ने हमने लगे तो बहुत ही अच्छा बुक है। हम लोगों ने कहा कि अब बस इसी को पढ़ना है, और सही में वो बुक अगर नहीं मिलता तो हम लोग शायद हमारा निकल नहीं पाता। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि मेंस पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कि जो पहले आता था वही कर दिए या क्रम से करना होता है, ऐसा कुछ? सर मैंने इस बार क्या किया, 1 से 5 तक पहले किया, फिर 11 से 20, फिर लास्ट में 5 क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन क्या होगा हमको नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और प्लस 11 से 20 वाले 12 नंबर के होते हैं, तो वो अगर छूटता है तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो फिर जी तो मैं क्या करता था कि 1 से 5 करता था, और उसको अच्छे से करता था कि अगर एग्जामिनर देखे तो इम्प्रेशन अच्छा जाए। उस टाइम स्टार्टिंग में राइटिंग भी अच्छी होती थी और पूरा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं ब्लैक और ब्लू दोनों यूज करता था पूरे कॉपी में। तो फिर मैंने 11 से 20 लिखता था, फिर लास्ट के 30 मिनट बचते थे, या फिर 25 मिनट या फिर 24 मिनट, तो समझ लीजिए हर एक क्वेश्चन 5 मिनट में ही हो जाता था, और मैं पूरा पेज इतना स्पीड हो जाता था कि 5 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता था। अब हमारे 2 लास्ट और प्रश्न है जो है, कुछ विशेष जानकारी जो आपके छात्र जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था आपके लिए, और आज आप सफल हो गए हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा समय आप अभी नहीं ले पाएंगे वो चीज़ सोचने के लिए, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कौन से वो प्रश्न थे जो सेलेक्ट होने के बाद आपको उसका उत्तर मिल गया, जो अभी तक कंफ्यूजन रहा होगा दिमाग में, इससे क्या हुआ क्या कि यार सही सिलेक्शन होगा पर ये हो रहा है क्या, कुछ भी जैसे जी जैसे क्या है कि अगर आप इलाहाबाद में आएंगे या फिर कहीं भी दिल्ली, तो आप 2 तरह के लोग से मिलेंगे। एक होंगे जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, और एक कहते हैं कि हार्ड वर्क करते हैं। तो सर अगर हार्ड वर्क करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगेगा। तो हार्ड वर्क में क्या है कि हम पहले है कि आपके पूछेंगे भैया क्या तैयारी करें, यहाँ हम सीनियर से ही पूछते हैं, तो वो बोलेंगे एंशिएंट के लिए पढ़ो, मेड्यूल के लिए पढ़ो, सबके लिए इतना किताब बता देंगे कि आपको 2 साल किताब खत्म करने में। मैंने क्या किया था कि सिलेबस, हमको एक भैया जो चयन हुए वीडियो में, वो बार बार हमसे कहते थे कि टू द पॉइंट पढ़ो, सिलेबस निकालो, चिपकाओ, और एकदम सिलेबस में मेंशन है पहले उसको ख़त्म करो। तो मैं क्या करता था कि सिलेबस पहले एकदम मेरा ये था, तो मैं 1 साल पूरा मेंस की हिस्ट्री, हमको सोसाइटी पढ़नी है, सोसाइटी में ये ग्लोबलाइजेशन है, ये जो भी है मैं उसको पढ़ता था। फिर मतलब पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अगर आप सिलेबस छोड़ के चलो आज ये बुक आए वो पढ़ लें, तो ऐसे फिर दिक्कत होगा। अच्छा, तो आज वो कौन सा भ्रम दूर हो गया कि नहीं यार वो गलत था ये सही था, ऐसा? अगर हम भैया से नहीं मिले होते तो फिर भ्रम में ही अब तक जीते। बहुत मोटी मोटी किताबें जी मैंने कई किताब खरीदी हिंदी मीडियम में, उस टाइम बहुत किताब खरीदा था। जब देखा कि हमको इसको पढ़ना ही नहीं है, मैंने उसको दे दिया। जो आए मेरे पास अभी प्रेजेंट में ओनली 2 किताब है बुक में, एक एम लक्ष्मीकांत था और स्पेक्ट्रम है,
बाकी मेरे पास ये शून्या की जो बुक है, मैं इन्हीं को अपना मेंस का पूरा सोर्स था, और जो नोट्स बनाए थे उसमें भी कुछ पॉइंट लिए, लेकिन सोर्स मेरा में शून्य आई है। अच्छा, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या हमारा चैनल आप इसके पहले कभी देखते या फॉलो करते थे? 1-2 बार मैंने, मतलब जो भी इंटरव्यू है मैंने 1-2 बार देखा था। फिर ये रश्मि मैम का जो था उनका मैंने देखा था, सर एक और सर है उनके चैनल पे, तो उनसे मतलब लगा कि जो कर रही हैं वो भी हम लोग भी कर रहे हैं, तो फिर अच्छा लगा। चलिए, कुछ लास्ट में कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूवर्स के लिए। मोटिवेशन यही है कि हाँ, मतलब आप वर्क करते रहिए, सुबह उठिए, पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, पढ़िए, उसके बाद से मतलब पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि लगे, ये नहीं कि बस दिखा रहे हैं पढ़ रहे हैं और हर आधे घंटे में फ़ोन स्टेटस लगा रहे हैं कि IAS बनना है, PCS बनना है। ऐसे नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।